नमस्कार दोस्तों। वादे के अकॉर्डिंग आपको फिक्स 3 बजे क्लास देने के लिए बोला था, तो ये 3 बजे ही क्लास आपको मिल रही है। उम्मीद है आप भी इसे 3 बजे का वेट कर रहे होंगे क्लास के लिए। और अपना चल रहा था भारत में अपवाह तंत्र, 2 चैप्टर पूरे हुए। 9th की NCERT अपन पढ़ रहे हैं। अपवाह पढ़ना है आपको ना। अपवाह है 3rd चैप्टर है। इसमें नदियों के रिलेटेड चैप्टर पूरा ही। अपन इसमें एक एक नदी पढ़ेंगे। इससे पहले अपन नदियाँ बनती कैसे हैं, कहाँ से आती है ना, कौन कौन से अपवाह है, नदी तंत्र है, ये सब अपन विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और इनको पढ़ने के बाद जैसे 9th की NCERT में लगभग ऐसे है कि अपन ने जो कंपटीशन एग्जाम में चीज़ें पढ़ी है सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा डीपली है। क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं है, ऐसे नाम भी मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो इसे बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आप अभी से ऐसे पढ़ के चलिए कि आपको कंपटीशन एग्जाम में काम आएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसमें अपवाह जो है वो होता क्या है आखिर में। अपवाह, जैसे अपवाह एक शब्द है ना। ये शब्द किसके लिए काम में लिया गया है? नदी तंत्र के लिए काम में गया है। नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अब नदी तंत्र क्या होता है? जैसे कोई भी नदी हो, जैसे मानो ये गंगा नदी है, ठीक है। गंगा नदी है। गंगा नदी का जो तंत्र होता है ना, जैसे नदी तंत्र क्या होता है, ये मुख्य नदी है, इसमें जो सहायक नदियाँ आके गिर रही है ना, ये मतलब एक तंत्र के जैसे बन रहा है ये, तो इसे नदी तंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। नदी और उसके सहायक नदियों से मिलकर, ठीक है। तो अब नदी अपन आ गई, नदी को जान गई कि नदी तंत्र क्या होता है, नदी द्रोणी क्या होती है, नदी अपवाह क्या होती है। ये जो अलग अलग नाम है ये आपके सुने हुए होंगे। इस पाठ में आपको अलग अलग, जैसे नदी द्रोणी सुनी है आपने, है ना, और जल विभाजक है, ऐसे कई नाम आपको इसमें मिलेंगे। तो इस सब को समझने के लिए आपको देखो समझनी पड़ेगी अपवाह क्या होता है। अपवाह द्रोणी क्या होती है? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, यानी ये एक नदी है ना, नदी तंत्र मानो। इस नदी के क्षेत्र में जल विभाजक, मतलब जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है। अब इस क्षेत्र का जल किससे प्रवाहित होता है? जैसे इस नदी, सहायक नदी, इन नदियों के माध्यम से प्रवाहित होता है। ये नदी है, ये सारी नदियाँ आकर एक मुख्य नदी में मिल जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में आप मारवाड़ी अच्छे से समझते हो तो उसमें समझो, धारगरा एक नाली निकला है ना, अनाड़ी मान लो, सीधी मान लो, नाली समझने तो या सीधी नाली मान लो ना, अनाड़ी है। अब इन नाली के मायने पानी, इन नाली तो जागो जा जो जागो जा ना, नाली में की तो पानी जा है जो जाइए, लेकिन नाली के सारा आज आप ओ आंग है पूरो, है ना। अब यो नाड़ू है, अब नाला हूँ इन नाली तक को गेलो बनाए तो इन नाली हूँ इन नाला को पानी तो जागो जो जागो, लेकिन आप आंगनो दो के ठे को पानी हुआ है वो कौन जागोगे, जागो ना, तो इको भी पानी को इनको गेलो करके यहाँ चल जाओ, ठीक है। ऐ गेलो कर करके कोई न कोई पानी जागो, तो सारो पानी लेके कौन सो जा रहे है, मैन नाड़ो ही तो लेके जा रहे है भाई। नदी है, नदी मैन है, एक सारे की जो भी पानी एक्स्ट्रा आवेगा ना, सहायक नदियाँ को, छोटी मोटी नदियाँ को मिला के लेके आवे बा वह सहायक नदी हो जाए, ठीक है। और सबको सहायता करे, इन ज़्यादा पानी बढ़ाने में मदद करे हो, ठीक है। तो अपवाह द्रोणी के चीज है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, नदी तंत्र, यो नदी तंत्र है, ये द्वारा इस क्षेत्र को नदी पानी लेके जा है बिन, ठीक है। अब देखो इतने एक डायग्राम समझा, हर एक चीज को डायग्राम से अगर अपन समझते हैं तो जल्दी याद हो जाता है। जैसे कि ये एक क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ से नदी निकल रही है, ठीक है, यहाँ से कोई नदी निकल रही है, मानो ये पूरी मतलब पूरे क्षेत्र में एक नदी निकल रही है ऐसे, है ना। अब इस क्षेत्र में एक बाग नीचा है, जैसे ये वाला बाग नीचा है, ये वाला बाग भी नीचे है, ठीक है। और इसके बीच में एक बाग ऊपर हो गया, ऐसे कोई भी एक बाग ऊपर बना दिया, ये वाला बाग नीचे बना दिया, ऐसे कुछ भी मानो, ऐसे कुछ बन गया है ना। ऐसे ये वाला बीच वाला बाग इसका ऊपर है, ठीक है, ऐसा है ये, ठीक है। अब ये बीच वाला भाग जो ऊपर है, ये वाला भाग ऊपर है, ये इस पानी को 2 भागों में बांट देगा, आधा पानी इधर हो जाएगा, आधा पानी इधर हो जाएगा। ये मैन पानी हो गया, इधर से तो मैन निकल ही रहा है पानी, ठीक है। ये ऊपर वाला है भाग, जैसे ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, देखो इसको समझने के लिए, जैसे अपन ने ये एक जगह है, यहाँ से ऊपर है, बीच में से इधर साइड में ढलान है, बीच में कोई भी जगह ऊपर है, जैसे ये वाली क्षेत्र ऊपर है, ऊंचा है, दोनों साइड में ढलान है, तो इधर से जो पानी जाएगा उसको 2 भागों में बांट देगा, ठीक है। कोई भी 2 भागों में बांटने वाली चीज विभाजक कहलाती है,
विभाजक कहलाती है ना, बांटने वाली, है ना। जैसे भूमध्य रेखा मतलब रेखा को 2 भागों में बांटती है ना, वैसे ही ये भी पानी को 2 भागों में बांटता है। यानी पानी को विभाजन यानी बांटना, और जल यानी पानी को। तो किसी भी चीज़ को भू विभाजन यानी भू यानी धरती को बांटता है, भू विभाजन आ जाएगा तो धरती को बांटने वाला आ जाएगा, जल आगा तो पानी को बांटने वाला आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हर चीज़ को बांटने, विभाजक तो मतलब भी, विभाजन का मतलब ही बांटना होता है, 2 अलग अलग भागों में बांटना। अब देखो इसको बांट दिया बीच में से, पानी 2 भागों में बट गया। ऊपर वाला क्षेत्र जैसे अपन घर पे देखते हैं, जहाँ मारवाड़ी में देखा आपा ग्राम बरसात आवे, अब गुआड़ी के मायने पानी बह रही है ना, कोई जगह ऊंची है बठिन गुण अभी का दोनों काने बहन लग जा पानी, ऊंचाण काली गुण होगो, एक तो ऊंचाण का दो नीचाण का नहीं जठिन जगह बठी होगो, ऊंचाण का नहीं गुण होगो ना। तो ऊंचाण जो होगी, जो विभाजक होगी ना, अति देर तो नाली से आ रही है, अचानक 2 भाग में बट गई, है ना। तो ये जो ऊंचाण है ना, बा जल भाग विभाजक को काम करे, मतलब ये ऊंचाई वाला क्षेत्र जल विभाजन का काम करती है, ठीक है। इसके दोनों साइड जो जगह ये पानी वाला क्षेत्र है ना, ये अपवाद द्रोणी होता है। और अपवाद द्रोणी क्या होता है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, यानी इस क्षेत्र का जल यहाँ ये वाली लेके जाएगी, इस वाले क्षेत्र का जल ये वाला लेके जाएगी, मतलब जल ले जाने का काम करती है, ठीक है। नदी तंत्र मतलब सहायक नदी जो भी रहता है, ऐसा तंत्र बन जाता है, उसका जल ले जाने का काम करती है, ठीक है। ये अपवाद द्रोणी होता है। और जल विभाजक यानी जल को 2 भागों में बांटने वाली ऊंची भूमि, ठीक है। क्या पता चल जाए, विश्व का सबसे बड़ी अपवाद द्रोणी कौन सी है, तो इसे अमेजन नदी को मानते हैं सबसे बड़ी अपवाद द्रोणी, ठीक है। अपवाद द्रोणी समझते हो, जैसे कि सबसे ज़्यादा अपवाह यानी काटना, है ना, काटता है, अपवाह तो करती है। जैसे ये मान लो पहाड़ है, इसमें से ऊपर से बरसात आई, ठीक है, बरसात आने के बाद में ये अपने साथ मतलब ये ज़मीन को काट रही है, यहाँ से कोई पत्थर मिट्टी ये साथ में लेके आती है, तो ये अपवाह तो कर रही है, ठीक है। वैसे ही मतलब ऐसे पानी बहाव से आएगा, जोर से दबाव पड़ेगा तो यहाँ से ज़मीन काटना शुरू हो जाएगी, ऐसे गहरी गहरी काटना शुरू कर देगी, नीचे पानी गहरा जाएगा और ये गार्ज का निर्माण कर देगी, ठीक है ना, ऐसे गार्ज बनते हैं। वैसे ही अपवाह ऐसा होता है ज़्यादा काटना, मतलब नदी ज़्यादा गहरी हो रही है, नीचे से ज़मीन काट काट के बह रही है ना। तो सबसे गहरी विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है, तो अमेजन, अमेजन नदी, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है, तो क्या नाम होगा, अमेजन, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है अमेजन। और भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी तो गंगा, क्योंकि अपने तो सदावहानी नदी है ना, नित्यवाहिनी नदी, हमेशा बहने वाली ये नदियों में गंगा का नाम आता है, ठीक है। क्योंकि जो हिमालय से जितनी भी नदियाँ आती है ना, वो हमेशा बहती रहती है, तो गंगा है वो हमेशा बहती रहती है, ठीक है। तो इसी वजह से भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी भी यही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कटाव करती है, ठीक है। इसमें ब्रह्मपुत्र भी शामिल है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जैसे अपनी सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, पता है किसी को, ये कमेंट करके बताना, पता तो चलिए आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, ठीक है। देखते हैं कितने आंसर सही देते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इस वाला आंसर कौन सही देता है। चलो आगे चलते हैं। भारत में अपवाह तंत्र, भारत में जो अपवाह तंत्र है उसको 2 भागों में बांटा गया है। अपवाह तंत्र 2 पार्ट है, कौन कौन से, एक तो हिमालय से निकलने वाले, हिमालय की नदी, दूसरी कौन सी है, प्रायद्वीपीय नदियाँ। एक तो हिमालय की नदी, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ, 2 पार्ट है। अपवाह तंत्र 2, भारत के अपवाह तंत्र को, ये भारत वाला ही पढ़ रहे हैं तो भारत के अपवाह तंत्र आएगा। भारत के अपवाह तंत्र को 2 भागों में, एक तो हिमालय से निकलने वाली नदी और एक प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार अपन ने पढ़ा था ना, उसमें से जो नदी निकलती है वो, और एक हिमालय से निकलने वाली नदी। अभी जो हिमालय से नदी निकलती है, पता है आपको हिमालय पर क्या है, बर्फ, बर्फ है ना, तो बर्फ की वजह से क्या है, वहाँ पे बर्फ जैसे पिघलेगी पानी आएगा, यानी ये नदियाँ हैं वो 12मासी नदियाँ, हमेशा बहेगी। बारहमासी यानी ये तो हमेशा हिमालय से जो नदी निकलेगी वो 12मासी नदी रहेगी, है ना, 12मासी नदी। और जो प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियाँ निकलती है ये मौसमी नदियाँ हैं, क्योंकि जब जब बरसात होगी तब तब इनमें पानी आएगा, बाकी नहीं रहेगा। जैसे अपने भारत की नदी कौन सी है, लूनी नदी, राजस्थान की
है ना, अपने मरुस्थलीय क्षेत्र पढ़ा था, उसमें लूनी नदी पड़ी थी, वो कौन सी थी? मौसमी नदी थी। हाँ, तो वैसे ही ये जो प्रायद्वीपीय पठार है उनकी सारी नदियाँ मौसमी हैं, और ये हिमालय की जो नदी है वो बारहमासी नदी है, ठीक है। और जो ये हमेशा जो नदी बहती रहती है, ठीक है, वो जैसे ये नदी है कोई भी, इसमें पानी, नदी छोड़ो एक बार, एक जैसे एक नाली है, नाली का पानी है, अब इसमें पानी अपन लगातार बहा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, लंबी ज़्यादा दूर तक जाएगा ये पानी, नहाने का, बर्तन धोने का, सारा पानी इसी नाली से जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा लंबी दूर तक जाएगा कि नहीं। आपके घर में 24 घंटे पानी आ रहा है और ये नल हमेशा खुला रहता है, बर्तन धोने का सारा पानी जा रहा है, तो ये पानी लंबी दूर तक जाएगा। उसी प्रकार से हिमालय से हमेशा जो नदियाँ आती है वो बारहमासी नदी है, यानी 6 महीने बहती रहती है ना, अपन मारवाड़ी में 6 महीना बोला है, तो हमेशा मतलब 12 महीने बहती है, जो 12 महीने बहेगी हमेशा पानी वहाँ से निकलेगा, तो वो लंबी होगी ज़्यादा। तो जो हिमालय की नदियाँ हैं वो अधिक लंबी है। लंबी किस लिए? क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक पानी को लेके जाती है, इसलिए ज़्यादा लंबी है। और मौसमी नदी, अब देखो कभी कभी थोड़ा बहुत पानी आता है, इसमें बारिश होती है तब पानी आता है, तो ये ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, है ना, यानी कम लंबी और छिछली। अब छिछली का मतलब आप समझते हो, छिछली छोटा है, छिछली का मतलब आप समझते हो क्या? छिछली का मतलब होता है कम गहरी, जिसकी गहराई कम हो। अब देखो थोड़ा सा पानी, थोड़ी बहुत बारिश में जो पानी आएगा वो पानी कम होगा, पानी की मात्रा कम होगी, तो उसमें क्या कटाव वो कम कटाव करेगी तो गहराई कम होगी। और ये हमेशा बहती रहेगी, है ना, नित्यवाही रहेगी, ये हमेशा बहेगी, तो क्या लंबाई भी ज़्यादा रहेगी और गहराई भी ज़्यादा रहेगी। पानी कटाव ज़्यादा करेगा और गहराई होगी, तो इसकी गहराई भी ज़्यादा है और लंबाई भी ज़्यादा है, इसकी लंबाई भी कम है और गहराई भी कम है, ठीक है। यानी हिमालय की जो नदियाँ है वो बारहमासी नदी है, उन और लंबाई अधिक है और उनकी गहराई भी अधिक है, ठीक है, वो अधिक छिछली है। और जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं मौसमी नदियाँ हैं, कम लंबी है और कम गहरी या छिछली है, ठीक है। जितना पता चल गया आपको, ठीक है। बिल्कुल इजी चैप्टर, आप ध्यान से एक बार सुनोगे ना तब भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी और लंबे समय तक आपको याद रहेगी। ये आपको दोबारा बार बार ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और मैंने शॉर्ट नोट इसीलिए बनाए हैं क्योंकि आप अगर इनको पढ़ोगे तो एग्जाम में आपको रिवीजन में आसानी रहेगी, और आगे जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तब भी आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। जल्दी जल्दी इनको रिवाइज कर लेना, हमेशा के लिए काम आने वाले के लिए, जब तक आप जॉब नहीं लग जाते तब तक आपका सहारा रहेगी ये, ठीक है। जैसे अपने को समझने के लिए ये पहाड़ है, कोई भी ये पहाड़ है, ठीक है। अब इस पहाड़ के ऊपर बादल है, ये बादल हो गए, ये बारिश करेंगे तो बारिश आएगी, पहाड़ी की दोनों साइड आएगी, स्वाभाविक है, लेकिन अपन एक साइड की देखते हैं, ठीक है। बारिश होगी तो दोनों साइड, जैसे वृष्टि छाया प्रदेश एक साइड का होता है, लेकिन फिर भी बारिश तो थोड़ी बहुत होती है, इस साइड ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अब ये पानी बहकर आया, नीचे आया तो पानी आएगा तो अपने साथ क्या कंकर पत्थर जरूर लेके आएगा, जो मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है। ये कंकर पत्थर नीचे ला के जमा करेंगे, ठीक है, और नदियाँ इसके नीचे से बहने लगेगी, उसको क्या नाम होगा, इसको क्या कहेंगे, ये बताओगे आप कमेंट में, क्योंकि मैंने आपको ये अच्छे से बताया है, ठीक है। तराई वगैरह, भाबर तराई सब कुछ मैंने अच्छे से पढ़ाया है। अब इस वाले क्षेत्र को क्या नाम लोगे वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। लेकिन अब मैं अभी बता देती हूँ कि मैं ये वाला नहीं बताऊँगी, मैं जो इस चैप्टर में है ना अफवाह वाला, वो वाला चैप्टर बताऊँगी, पीछे वाले को तो आप मुझे बताओगे, ठीक है। अब देखो जैसे ये नदियाँ ऊपर से नीचे उतरेगी, ठीक है, यानी तीव्र अपर्दन होगा, ज़्यादा अपर्दन करेगी, ठीक है। और ये अपने साथ क्या क्या लेके आएगी, सिल्ट, बालू मिट्टी, बालू का संग्रहण, ये सब चीज़ें, बालू मतलब बालू संग्रहण इतना नहीं करना तो बालू मिट्टी कर लो, सिर्फ बालू कर लो। बालू मिट्टी पता है आपको, मिट्टी लेके आएगी, सिल्ट लेके आएगी, पत्थर लेके आएगी, ठीक है ना, ये लेके आएगी। अब ठीक है, आपको इतना पता चल गया अब लेके आई है, अब आने के बाद आगे कैसे बहेगी इसको अपन देखते हैं। इतना पता चल गया कि पत्थर, कंकर पत्थर सब लेके आ रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे नदी देखो यहाँ से आई थी, ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं कैसे कैसे आई, क्या किया, कहाँ गई, लास्ट में कहाँ जाएगी, ठीक है, सब देखते हैं। अब वो पहाड़ से उतरने के बाद कंकर पत्थर लेके आई, वो यहाँ तक तो आ गई, ठीक है। उसके बाद नीचे बहने लगी धीरे धीरे, ठीक है। आगे और ज़्यादा नीचे आई, मैदानी इलाकों में आई, और ज़्यादा नीचे आई, निचले इलाके में आ गई, और ज़्यादा आई, फिर यहाँ आने के बाद ये डेल्टा का निर्माण करेगी,
नदी। ठीक है, इसके 3 पार्ट है, ये वाला ऊपरी पार्ट, ये ऊपरी भाग है, इधर वाला मध्य भाग है, और ये निचला भाग है। 3 पार्ट बन गए, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग। ऊपरी भाग वाला है जो नदी का स्रोत है, ठीक है, नदी का स्रोत है ये तो। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे जैसे जैसे नदी मैदानी क्षेत्र में आएगी, यानी मध्य भाग यानी मैदानी में आएगी, मैदानी में भाग में आएगी, तो ये देखो जैसे इसकी यहाँ से पहाड़ से उतरी है ना, इसके स्रोत में यहाँ इसकी गति थोड़ी तेज है, तो ये कम घुमाव ले रही है। जैसे जैसे इसकी गति धीमी हुई, यानी मैदानी क्षेत्र में धीमी गति होने पर ये जैसे जैसे मोड़ पे आने लगे, ऐसे ऐसे बहने लगी, सर्कुलर आकार में ऐसे ऐसे बहने लग जाएगी। ठीक है, तो एक विसर्प यानी सांप के जैसे बहेगी, ऐसे मोड़ बल खाते खाते, तो ये विसर्प का निर्माण करेगी। ऐसे नहीं याद रहे तो सिर्फ सर्प सर्प याद रख लो, तो विसर्प अपने आप याद आ जाएगा। मध्य भाग में क्या बनाएगी, विसर्प बनाएगी नदी। ठीक है, ऊपरी भाग में तो मध्य स्रोतों से मतलब मुख्य स्रोत होगा, इसके नदी का मुख्य स्रोत है, जैसे आ रही है वैसे सीधी से जाएगी। इसके बहाव तेज हुआ है, यहाँ पे बहाव तेज, इसका बहाव यहाँ पे तीव्र होगा, बहुत तेज बहाव से आएगी, मतलब तेज गति से जल्दी जल्दी स्पीड से बहेगी ये ऊपर वाली, क्योंकि पानी का प्रेशर होगा। अब जैसे जैसे मध्य यानी मैदानी क्षेत्र में आएगी, ठीक है, तो इसका क्या होगा, बहाव कम होगा, तो ये विसर्प के रूप में बहेगी, ऐसे बल खाते खाते लहरते लहरते चलेगी। ठीक है, और इस वाले इस जैसे ऐसे बह रही है ना ये बल खाते खाते, तो उसको बोलते हैं विसर्प में। ठीक है, अब ये विसर्प में बह रही है। ठीक है, देखो नदी ऐसे बह रही है, अब कोई टाइम ऐसे बहते बहते और ऐसा हुआ कि ये यहाँ से छोड़ के और टाइम यहाँ पे धीरे धीरे वो यहाँ से बही, फिर ऐसे बहने लग गई, थोड़ी दूर से बहने लग गई, ऐसे बहने लग गई कोई टाइम में, थोड़े दिन बाद में। ठीक है, तो ऐसे बही ना, मतलब पहले यहाँ से बह रही थी, ठीक है, ऐसे अब इधर से बहने लगी। नदी का क्या है, थोड़े थोड़े टाइम बाद में अपना रास्ता चेंज करती रहती है, तो जब वो इधर से छोड़ के आगे से बहने लगी, तो देखो ये जो मोड़ है उसमें यहाँ पानी, ये जो खड्डे बने हुए उसमें ऐसे पानी भरा हो जाता है। ठीक है, ऐसे देखो गड्ढा ऐसे है ना, इस मोड़ में देखो इधर इधर वाला पानी तो रुक गया, ये रास्ता बंद हो गया, ये इधर से नदी तो इधर से बहने लगी, लेकिन जो पहले वाली जगह थी ना जहाँ से पहले नदी बह रही थी, वहाँ एक खड्डा बन गया, देखो ऐसे गड्ढे सा, उसमें पानी भर गया, और पानी भरने के बाद एक झील बन गई, छोटी सी झील बन जाती है। इसे देखो गाय का अपना खुर होता है ना, ऐसे ही तो होता है, आगे से खुर का ऐसे तो आकृति होती है लगभग, है ना, तो इसे गाय के खुर के जैसे आकृति बन गई, तो इसे गोखुर झील बोलते हैं। ठीक है, इस झील को गोखुर झील के नाम से जानते हैं, यानी नदी पहले इस क्षेत्र में बह रही थी, अब वो आगे उससे आगे सेम आकृति में आगे बहने लगी, क्योंकि नदी अपना रास्ता चेंज करती रहती है, तो थोड़ा सा आगे बहने लगी। उसके बाद में जो पीछे जो वाला जो पहले बहाव वाला जगह थी ना, उसमें नदी का जो बहाव था यानी मोड़ था, उस मोड़ में जो गड्ढे बने हुए थे उसमें पानी इकट्ठा हो गया, और पानी इकट्ठे होने से जो झील बनती है उस झील को बोलते हैं गोखुर झील। ठीक है, ठीक है, ये निचले वाले भाग में गोखुर झील बनाना ये निचले वाले भाग में करती है। ठीक है, और एंड में नदी जो होती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। जब नदी का बहाव बिल्कुल कम हो जाता है ना, बिल्कुल धीरे धीरे हल्के से बहाव में बहने लग जाती है, तो वो डेल्टा का निर्माण करती है, और डेल्टा का निर्माण करने के बाद वो किसी या तो मतलब समुद्र में गिर जाती है, महासागर, या तो महासागर में गिरती है, ठीक है, या समुद्र में गिरती है। ठीक है, ऐसे किसी जगह गिरती है। ठीक है, सागर, महासागर या समुद्र किसी में भी गिरे, ये गिरने से पहले इसका बहाव एकदम धीरे हो जाता है, मतलब आते आते एकदम, या बिल्कुल तेज बहाव था, यहाँ आते आते बिल्कुल धीरे हो गया, बीच में धीरे हुआ और धीरे हुआ, यहाँ एकदम धीरे हो गया। धीरे होने के बाद जैसे पानी अपना बहता है, जैसे अपनी नाली का भी पानी ऐसे बहता है, बहते बहते एकदम धीरे 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 बहने, फिर एकदम हल्का हल्का बहने लग जाता है। अब जब हल्का होगा तो इसके अलग अलग ऐसे अलग अलग पार्टों में बढ़ जाता है धीरे धीरे। ठीक है, और एक बीच में कई जगह बनाती रहती है, ऐसी धीरे धीरे बीच में जगह गैप निकलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्षेत्र को डेल्टा बनाती है, ऐसे वाले क्षेत्र को बोलते हैं डेल्टा, यानी नदी डेल्टा। ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध डेल्टा सुंदरबन का। ठीक है, ये डेल्टा का निर्माण करती है।
अभी सुंदरवन के डेल्टा वगैरह ये आगे नदियों में आएंगे तब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, कल इंतज़ार कीजिए, कल भी 3 बजे क्लास आएगी रोज़। अब 3 बजे ही क्लास आएगी, आप फिक्स ध्यान रखा करो, 3 बजे ही क्लास लेंगे।